राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बेहतर जिंदगी और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की उम्मीद में विदेश गए प्रदेश के कई युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। अमेरिका की सरकार ने हरियाणा के 50 लोगों को बेड़ियों में बांधकर जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचाया। हरियाणा पुलिस ने सभी का सत्यापन करने के बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिया। अमेरिका से रिपोर्ट होकर वापस आने वाले 50 लोगों में सबसे ज्यादा करनाल के 16 लोग और कैथल जिले के 14 लोग शामिल हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के 5, जींद के 3 लोग हैं। डंकी रूट के जरिए विदेश गए कई युवाओं की कहानी दर्द भरी है। कोई खेत बेचकर तो कोई गहनों को गिरवी रखकर विदेश गया था। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवा और उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो वहीं सियासत भी हावी है। सुरजेवाला और सैलजा का कहना है कि प्रदेश में रोजगार न मिलने के कारण युवा पलायन को मजबूर हैं, तो वहीं बीजेपी सलाह दे रही है कि युवाओं को लीगल तरीका अपनाना चाहिए, कबूतरबाजी के खेल से बचना चाहिए। मैं गांव समूह का रहने वाला हूँ, जिला करनाल है। और मैं 24 महीने गए थे यहाँ पे। तो कौन से रास्ते से गए थे और क्या आपका मकसद था वहां जाने का? किसी को देखकर भाई बंधु को, या मतलब क्या मन में आया था? वो कोई विजिटर गए थे जो अपना लाइफ सेटल करने वास्ते जी। हम्म, नीचे न गए थे, बाकी अपना हमारा रूट था जी सारा। हम्म। हाँ जी। सर बात ऐसी हुई थी। एक मैं आपके पास आ रहा हूँ। कितने लोगों का ग्रुप था और कितने पैसे आपके लगभग भैया लगे? लगभग लगे होंगे जी 45 के ऊपर लग रहे, 12-13 बंदा ग्रुप। और क्या काम करते हैं आप या आपके परिवार के सदस्य? हलवाई ये काम करता है डैडी जी। हलवाई। हाँ जी। और तो वापस भेज दिया है आपको? हाँ। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या काम वगैरह करेंगे? हलवाई की दुकान पे पापा का बस हाथ यही है, बटाएंगे? यही है। देता है क्या? हम हमारी बहुत यही खुशी है, इससे ऊपर हमारा कुछ नहीं है। हमने बड़े बच्चे की दिक्कत आ रही थी, भाई बच्चा फंस गया, तो हमारी प्रार्थना है सरकार से कि भाई हमारा बच्चा सुरक्षित आ गया ना। हमने कोई पैसे का वो है, अभी हमारा पैसा गया जाने, तो पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसने करनाल से लेकर आए जी। करनाल से? हाँ जी। तो क्या बताया गया था आपको? कौन किसके पास है? वो लड़के के फोन आया था किसी का, हाँ हाँ। भी इस तरह से कभी मैं हमारे लिए अच्छा, अभी करनाल है, जो फिर हमारा प्रोना इनाम आता ले आया जी। तो ठीक है वैसे वो। हाँ ठीक है जी, वो तो उनकी मर्जी है जी, हम क्या कर सका, हम क्या कह सका उसमें। हाँ वैसे भेज देना चाहिए था। बेडिया में तुम मान लिया, लड़का बता रहा था भाई निन्नू को कभी वहीं ले आए, बेडिया में बांध गए हाँ हाँ। अमरीका वाले। अच्छा, भाई यहाँ आने से पहले उनकी बेडिया खोल दी, फिर यहाँ आने के दिल्ली खोली? दिल्ली तो पहले ही खोल दी जब पूरा काम बता रहा था। अच्छा, हाँ दिल्ली से पहले ही खोल दी? हाँ, पहले खोल दी थी बेड़ियाँ तो दिल्ली में आने से पहले उनने। लड़के से बातचीत हुई हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बुखार वैसे तो ठीक ठाक है बिल्कुल? ना ठीक है जी वैसे तो। पैर सूज जाए करें, बेड़िया बढ़िया पानता है तो? ना ना ना, पैर पूर कुछ नहीं सूझ रही उसको मुझको। देखो, जिस तरह से मूल अगर हम समस्या में जाएं, मूल समस्या ये है कि यहाँ पर रोज़गार की इतनी कमी है, इतना अभाव है। और फिर जैसा हम अभी बात कर रहे, नशे का इतना काम मिल नहीं रहा, तो बच्चे बेचारे बेशक डोंकी रूट है वो लेकर जाते हैं, इलीगल वहाँ पर इमिग्रेंट्स हो जाते हैं, और उनको कैसे पकड़कर जो बेचारे बच्चे सब कुछ बेचकर उनके परिवारों ने उनको भेजा है, उनको भी क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है और वापस भेजा जाता है। तो इस पूरी बात के लिए सरकार को उसकी जवाबदेही है कि क्यों बच्चे ऐसे, और क्यों ऐसे जो एजेंसीज हैं उन पर क्यों नहीं अंकुश लग रहा है। मुझे ध्यान में है, मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो रूट टंकी रूट है, ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो। लेकिन जहाँ भी कहीं विदेश में जाना है, विधिवत तौर तरीके से जाए। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनको सुविधा देते हैं, उनको वीजा लेके देने में भी सुविधा देते हैं, और वहाँ प्लेसमेंट में भी। अभी
फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार ने जो उन्हें बनाया था, उसके माध्यम से इससे पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है। बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह-तरह की आवश्यकताएँ वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं, जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाएँ, बिना तौर तरीके से जाएँगे, तो हर देश अपने-अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इल्लीगल जो नागरिक हैं, जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा करेगा। यहाँ भी बांग्लादेश के कितने लोग आए हुए हैं और आखिर एसआईआर देखिए ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी अगर कोई किसी देश का कोई नियम है, उसका उल्लंघन करने में उनका निर्णय है। हमारे यहाँ जंजीरें हमारे लोग नहीं लगाते हैं, उनके लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, दोषी को क्या सज़ा देनी है उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक लगेगा। जो अधिकृत तरीके से नहीं गए हुए थे, जो डोंकी रूट से गए थे, और ये जो यहाँ पर कबूतरबाजी होती है, लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं। कबूतरबाजी के खिलाफ मैं जब होम मिनिस्टर था तब भी मैंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। लगभग 1300-1400 कबूतर अरेस्ट कराए थे मैंने, और अब भी सरकार इस काम में लगी हुई है कि ये जो गलत तरीका है इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अमेरिका को भी उनको भेजने के लिए ठीक तरीके से भेजना चाहिए। उनके भी मानव अधिकार हैं, उनको अच्छी तरह से सम्मानपूर्वक यहाँ भेजना चाहिए। देखिए ये जो भी वहाँ से बच्चे डंकी रूट से या किसी और तरीके से गए हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों से हमारे युवा बच्चों को बचना चाहिए, युवा पीढ़ी को बचना चाहिए कि जो भी जाए वो अधिकृत तरीके से जाए, ऐसे रास्ते ना जाए। इसमें जान और माल का नुकसान होता है। वो अपना जमीन बेच के जाते हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं, और ऐसे ट्रैप में उनको नहीं फंसना चाहिए। जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए ताकि उनके परिजन यहाँ परेशान ना हो, और जो जाएं वो अधिकृत तरीके से। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हैं। रामराजी शर्मा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर जी तंवर हैं। तंवर साहब आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हैं। विजेंद्र जी आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय मल्होत्रा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले अजय जी शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊँगा। ये सपनों का सफर युवाओं के लिए किसी सजा से कम नहीं बन रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखो, बच्चों में जो इस तरह की एक लालसा बढ़ रही है चमक धमक की तरफ, वो उनको ये नुकसान कर रही है। और खासतौर पर हमारे भारत में जो बच्चे हैं वो कनाडा और जो यूरोप की चमक को देखते हैं, चाहे यूएसए है उसमें, फिर चाहे फिर इंग्लैंड है, चाहे उसमें फिर स्विट्जरलैंड है, उस चमक के चक्कर में वो ये लोग बाहर जाने का प्रयास करते हैं। और जो मतलब कि बिना किसी डिग्री के और बिना किसी उसके जो उनके पास कोई हुनर नहीं है ऐसा कि जिसके बेस पे वो जाना चाह रहे हैं, वो यहाँ दलालों के उसमें फंस जाते हैं। और जो दलाल हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं भी हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ फिर आपको इतने डॉलर की डेली की इनकम होगी। मैंने देखा कि अच्छे भले घरों के बच्चे जो यहाँ पर अच्छा कमा भी रहे हैं बिजनेस में, वो भी अपना सब कुछ बेच के अमेरिका की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। ये एक मृत तृष्णा है और कुछ नहीं है। और अगर किसी का जाने का भी वो है तो मैं मनोहर लाल जी ने कल जिस प्रकार से कहा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ उस बात से भी आप जाना है तो आप मेरिट पे जाइए, सही रूट से जाइए। ये डंकी रूट जो अपनाया जाता है ये नुकसान करता है। और अब तो अमेरिका के अंदर कानून सख्त हो चुके हैं। पहले तो ठीक है कि कई बार लोग दाएं बाएं से, और ये चीज आज से नहीं चल रही, दाएं बाएं से चले जाते थे, बरसों से ये चीज चल रही है। आज पीछे 25-30 सालों से ये चीज चल रही थी, परंतु अब कानून वहां सख्त हो चुका है। अगर आप इस प्रकार जाओगे तो वो स्वाभाविक है, तो आप लगातार परेशानी से निकल के जा रहे हो, आप डंकी रूट से निकले हो,
तो आपको पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा वहां पे। और वहां पहुंच के आपको कोई अच्छी नौकरी तो मिलनी नहीं है, आप चोरी छुपे चोरों की तरह वहां रहोगे। तो ये इस प्रकार का एक जो लालच है यूथ के अंदर, ये बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए इस तरह के बच्चों को समझाएं, और समाज को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाए। हाँ, थोड़ा बहुत मैं ये भी मानता हूँ कि जो बेरोजगारी का बच्चों पे प्रेशर है, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिली तो अमेरिका में मिल जाएगी। अरे हमारे हिंदुस्तान में ही नौकरी नहीं मिल रही आपको उस तरह की, आपकी जैसी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अमेरिका में कौन आपको नौकरी देगा फिर। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है सर। राम राजीव शर्मा जी, दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है सर। पहला ये कि आप कार्रवाई ऐसे एजेंटों पर करें, कार्रवाई चल भी रही है। दूसरा ये भी कि अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से अपील करें कि ऐसे रूट का इस्तेमाल ना करें, फर्जी एजेंटों से बचें, लेकिन कई केसेस में बच्चों के परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि साहब हमें सरकारी रास्ता ही बताया गया था लेकिन धोखा हो गया। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं राम राम करता हूं। फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। और मैं अपना खासकर युवा शक्ति से, युवाओं से विनम्र आग्रह भी करता हूं कि वो डंकी रूट से कहीं पर भी ना जाएं और लीगल तरीके से जाएं। और डंकी रूट में जान माल दोनों का नुकसान है। इस बारे में पहले भी हमने कई बार विनम्र आग्रह किया है अपने युवा शक्ति से, अपने युवा साथियों से। और कल जैसे माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने भी विनम्र आग्रह किया है। और इस मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। करीब 3455 मामले सितंबर में दर्ज हुए और 3053 एजेंट 3 वर्षों में पकड़े गए। एसआईटी गहन जांच कर रही है, एसआईटी बना दी गई है और एसआईटी ने 52,06,22,154 रुपए की रिकवरी भी की है। और सरकार ने कानून भी बहुत सख्त बनाए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फरवरी 28 फरवरी 2024 को सरकार ने इस बारे में सख्त कानून बनाया है, जिसमें 3 साल से लेके और 10 साल की सजा का प्रावधान है और 2 लाख से लेके 5 लाख जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसमें जो विदेश में भेजने वाले जो एजेंट हैं, उनका पंजीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और ये रजिस्ट्रेशन जो एजेंसी हो या कोई व्यक्ति भेजने का वो है, तो उसने नियम कानून के अनुसार उसने रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसके बाद में फिर उसका रिन्यू होगा। और मैं समझता हूं, और सबसे पहले इसमें मैं आपको दोबारा फिर यही बात कहना चाहूंगा, इसमें जागरूकता की जरूरत है, इसमें जन सहयोग की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि वो लीगल तरीके से विदेश जाएं और इलीगल तरीके से ना जाएं, किसी एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें और अपने जान माल का नुकसान ना करें। और जिस तरह से हमारी एसआईटी जांच कर रही है, जो ये भाई विदेश से आए हैं उनसे गहन जांच चल रही है, किसके थ्रू गए, कौन कौन एजेंट थे। और इस बारे में सरकार बहुत गंभीर है। और जो अवैध तरीके से एजेंट विदेश में हमारे भोले भाले हमारे युवाओं को भेजते हैं, उनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। और सरकार बहुत गंभीर है। और जैसा पहले इस तरह का कोई कानून नहीं था और इस तरह से लोग, हमारे जो युवा हैं, हमारे खासकर ग्रामीण अंचल के हमारे भोले भाले भाई हैं, वो शिकार हो जाते थे। अब सरकार ने कानून भी बना दिया है और सरकारी कानून के अनुसार ही हमें सजा का प्रावधान भी रखा है। और जिस तरह से हमारे देश में भी हमने सख्त कानून बना दिया है, जिस तरह से बांग्लादेशियों को कांग्रेस के टाइम में ला के बसाया गया था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भारत को धर्मशाला बना दिया गया था, हमने भी इस बारे में नियम कानून सख्त बना दिए हैं। और इसमें विशेष भूमिका हमारे गृह मंत्री की रही है, जो बड़े मैं समझता हूँ चाणक्य हैं। और
लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और हमने भी इस बारे में संज्ञान ले लिया है। और जैसे यहाँ तक तो भारत में तो यहाँ तक होता था हमारे देश में कि उन्होंने वोटर लिस्टों में अपने नाम भी पंजीकृत करवा दिए थे और उनकी गहन जांच, चुनाव आयोग उनकी गहन जांच करवा रहा है, जिसको SIR के नाम से जानते हैं। अभी 12 राज्यों में और जांच होगी। और मैं तो फिर एक बार जनता से यही विनम्र आग्रह करूंगा कि वो लीगल तरीके से जाएं, अपने बच्चों को समझाएं, लीगल तरीके से जाएं, इलीगल तरीके से ना जाएं। और ये पहले जिस तरह से होता आया है, इसमें कुछ लोग वो भी शामिल हैं जो पहले से जा चुके थे और वहां अवैध तरीके से रहे थे। उन्होंने भी, अमेरिका ने भी अपने कानून सख्त बना लिए हैं, हमने बना लिए हैं। तो ये वहां का कानून, वहां जाने पे तो दूसरे देश में जब आप चले जाएंगे तो वहीं का कानून लागू होगा। ठीक है, हमारे देश में हमारा कानून लागू होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे यहाँ भी कोई रोजगार की कमी नहीं है। ठीक है। और हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है हमारी सरकार ने, वो भी मेरिट के आधार पर, बिना खर्चे बिना पर्ची के। और जिस तरह से हमारी सरकार ने रोजगार दिया और उससे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा रोजगार हमारी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सेकंड राउंड में आपके पास लौट कर आ रहा हूं। सुखवीर जी, तंवर जी, 25-30 लाख रुपया खर्चा करके गैर कानूनी तरीके से कोई युवा अगर विदेश जाना चाहता है तो ये कहां तक सही है सर? इतने में तो आदमी को अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो आदमी नौकरी भी कर लेगा। तो क्या ये जमीन बेचना, खेत बेचना, अपने गहने गिरवी रख के विदेश जाना, इसको कहां तक कितनी समझदारी माना जाए, जबकि ये रूट पूरी तरह से जानलेवा है, असुरक्षित है और गैर कानूनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष के कुशासन में समस्या की जड़ है बेरोजगारी और युवा वर्ग में निराशा। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में रोजगार की कमी है, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आंकड़े हैं 25% से ज्यादा गरीबी का आंकड़ा हरियाणा प्रदेश में है। और जो अभी रामराज जी बात कर रहे थे, देखिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री मनोनीत होने के बाद ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे भारतवर्ष के युवा को, लेकिन वो 2 लाख भी नहीं दे पाए। ये आंकड़ों की बात है। इसके अलावा विगत विधानसभा 2024 से पहले माननीय नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था कि 2 लाख रोजगार हम सरकार बनते ही देंगे। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, निश्चित तौर पर उस वायदे पे भी विफल रहे। और ये जो कबूतरबाजी का खेल है, निश्चित तौर पे इसमें व्यवस्था की विफलता साफ प्रदर्शित होती है, क्योंकि धरातल पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। ये आंकड़ों का खेल है। ज्यादा अच्छा होता कि रामराज बताते कि अगर एक भी व्यक्ति का कबूतरबाजी में सजा हुई हो, कन्विक्शन हुआ हो, तो एक भी आदमी का बता दें। इसके अलावा सरकार के दोहरे मापदंड हैं। देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में अपना सब कुछ बेच के विदेश जाने की धुन है, जैसा अजय मल्होत्रा साहब ने कहा, वो धुन क्यों है? आखिर यहाँ इस प्रकार का वातावरण युवाओं को क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसका कोई तो कारण होगा। और ये अभी विगत के इन 11 वर्षों में ऐसी कौन सी आग लगी जो जिस प्रकार से निरंतर युवाओं को लूटा जा रहा है? कोई तो कारण होगा, उसके तय में कौन जाएगा? निश्चित तौर पे इन सब समस्याओं का कारण है जो निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, और उसके अलावा शिक्षा और जो स्किल लेबर या स्किल पढ़ाई की जरूरत है, वो पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही है। जो पहला कार्यकाल था 2014 से 19, उसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया गया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ हवाई बातें हुई, लेकिन उस प्रकार से विषय नहीं आ पाया जिसके स्किल डेवलपमेंट करके उसको भारत में या भारत के बाहर उस प्रकार का रोजगार मिले। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ट्रंप साहब को अपना दोस्त बताते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले, और ये निरंतर विगत के इस वर्ष में जिस तरह से लगातार हथकड़ी बेड़ी में जकड़ के वहां से कोई व्यक्ति गलत गया है, मान लिया, लेकिन जिस प्रकार से जो सरकार इतना तो कह ही सकती है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, आप कम से कम इनको मानवीय तरीके से, ये कोई तरीका नहीं है
कि उनको हथकड़ी बेड़ी में वहां से जकड़ के और जिस प्रकार से यातनाएं दी गई हैं, जिस प्रकार से बयानात सामने आए हैं, निश्चित तौर पे भारत सरकार की और हरियाणा प्रदेश की विफलता है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की बाइट चला रहे थे, सारा बेड़ा गर्क तो हरियाणा प्रदेश का माननीय मुख्य मंत्री पूर्व के नायब अपने खट्टर साहब का ही किया हुआ है। 9.5 साल में जो बेड़ा गर्क शिक्षा का, स्वास्थ्य का और ये जो स्किल मैनेजमेंट का, सिर्फ हवाई बातें सारी रही हैं। इन्होंने धरातल पे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। जिस प्रकार के वायदे थे निश्चित तौर पे विफल रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा, गलत तरीके से जाने से बचें और किसी के झांसे में ना आए। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से ये कबूतरबाजी के गिरोह चल रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और ये अमाउंट बताने से 12 करोड़ 22 करोड़ ये कोई अमाउंट नहीं होती। एक एक आदमी से करोड़ों रुपया लिया जा रहा है, ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। निश्चित तौर पे सरकार इस मसले पे विफल है। ठीक है सर। विजेंद्र रेणु साहब, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं सर? जागरूकता की कमी है, नीतियों में कुछ कमियां हैं? पराग गुप्ता जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत प्यार भरी राम राम, नमस्ते और जय हिंद जी। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा पराग जी, जो हमारे भाई वापिस आए हैं, हमारे बच्चे वापिस आए हैं, वो सकुशल पहुंच गए हैं, उनको भी मैं इस बात के लिए तो जरूर भगवान का शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि वो कम से कम सकुशल वापस आ गए हैं, अपने परिवार से वो मिल लिए। दूसरी बात अभी आती है, आखिर ये क्यों जाते हैं? आपने ये प्रश्न पूछा है, क्यों जाते हैं, क्यों अपनी जमीन बेच करके, गहने बेच करके और एक डंकी के रास्ते से इलीगल तरीके से वहां प्रवेश क्यों करते हैं? हरियाणा प्रदेश का एक आंकड़ा है पराग गुप्ता जी, लगभग 55% युवा जो है आज हरियाणा छोड़ करके बाहर जा रहा है, चाहे वो दूसरे स्टेट में जा रहा हो, चाहे वो दूसरे देश में जा रहा हो। लगभग 55 से 60% युवा हरियाणा प्रदेश को छोड़ करके बाहर जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम रेशो वो फॉरेन में है, चाहे यूके का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कंट्री कोई भी हो, वहां पर जा रहे हैं। उसके पीछे जाने का मतलब, जैसे हमारे मल्होत्रा जी ने बताया कि जो उधर की चमक धमक के लिए जाते हैं, नहीं सर, चमक धमक के लिए बिल्कुल नहीं जाते। लोगों को चिंता सताई जा रही है कि हम आखिर खाएंगे क्या। रोजगार की बहुत बड़ी कमी हरियाणा प्रदेश में, अपना रोजगार चलाने के लिए, रोजगार यापन के लिए वो दूसरे देशों का रास्ता दिखाते हैं, जाते हैं, और जो हमारे एजेंट भाई हैं वो उनको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और उन सपनों के माया जाल में वो फंस करके कि वहां हमारे को बढ़िया रोजगार मिल जाएगा, वो वहां जाते हैं, लेकिन वो हकीकत को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जहां सरकार जिम्मेवार है पराग जी, क्योंकि रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सरकार हर किसी को नौकरी दे सकती है, नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे पाएगी, लेकिन कम से कम हर हाथ को काम तो सरकार दे सकती है। वो चाहे स्वरोजगार के रूप में हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन के रूप में हो, और चाहे गवर्नमेंट जॉब के रूप में हो। कम से कम गवर्नमेंट की जो सैंक्शन पोस्ट है वो तो गवर्नमेंट को अपनी फिल करके रखनी चाहिए, भले ही उसमें कुछ प्लस करके रखे, लेकिन हमारे यहाँ पे एक उल्टी प्रथा चली हुई है। जो सरकार की ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट है उनमें भी 50% से ज्यादा वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं नंबर 1 पर इसके लिए जो दोष है इन लोगों का, युवाओं का बाहर जाना और वहां पर जाकर के परेशानी को झेलना, उसके लिए नंबर 1 जिम्मेवार हमारी गवर्नमेंट है। और नंबर 2 इसके लिए जिम्मेवार है हमारे वो एजेंट भाई जो उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उनसे मोटा पैसा लेते हैं, उनको वायदे कुछ करते हैं और निभाते कुछ नहीं है। उनको वायदा करते हैं कि हम आपको अमेरिका में एंटर करवाएंगे, हम आपको कनाडा में एंटर करवाएंगे, लेकिन बाद में ये हर स्टेप के ऊपर उनसे अलग अलग फंडिंग करवाते हैं और पैसे लेते हैं, उनको हर स्टेज पर लूटने का काम करते हैं और आखिर में फिर वो डिटेंशन सेंटर में जाकर के वहां रखवा देते हैं। तो ये तो हुई उनकी जिम्मेवारी की बात। अब जो सरकार को करना चाहिए पराग जी, ठीक है अमेरिका के कानून है, वो अपने कानूनों का पालन करेगी। कोई भी देश नहीं पसंद करेगा कि अवैध रूप से हमारे देश में कोई एंट्री करे, हमारे देश में रुके, हमारे देश में घुसे। ये तो सीधे कहते हैं कि हम घुसते हैं, डंकी रूट से हम एंट्री करते हैं।
लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, हमारी सरकार इतना तो कर सकती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना तो कर सकते हैं कि भाई हमारे जो युवा किन्हीं भी कारणों से, बेरोजगारी के कारण से, एजेंट भाइयों के बहकावे में आकर के आपके देश में इलीगल तरीके से घुस गए, हम अपने सभी युवाओं को वापस लेने के लिए तैयार हैं। कृपया उन्हें यातनाएं ना दी जाए, आप उनको पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखिए, डिपोर्ट कर दीजिए, हम ले लेंगे उनको जो जायज हमारे होंगे उनकी शनाख्त के बाद। बट उनको डिटेंशन सेंटर में जो यातनाएं दी जा रही हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं दिया जा रहा, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन को देने का काम कर रहे हैं, और सर्दियों में वहां पर जो है ना एसी चलाने का काम करते हैं, गर्मियों में हीटर चला करके यातनाएं जो उनको देने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही एक निंदनीय है, अमानवीय बात है। इसके लिए सरकार को स्टेप उठाना चाहिए कि इनको रोके, जो आपको इलीगल लगता है उसको डिपोर्ट करें, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात जो डिपोर्टेशन के लिए है, जो फरवरी में डिपोर्टेशन हुआ था, जो अमृतसर में और इसमें आए थे पंजाब में, काफी युवाओं को डिपोर्ट करने का काम किया था, उस टाइम सरकार ने एक ऑब्जेक्शन जताया था कि भाई हमारे युवाओं को आप भेज दीजिए, लेकिन ये हथकड़ियां लगा करके पैरों में जो ना बेड़ियां लगा करके ना भेजे आप, और गन लेकर के सिपाही उनके ऊपर खड़ा होता है। ये इतने बड़े कोई अपराधी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, ये तो रोजगार की तलाश में वहां पर गए आम नागरिक हैं, आम युवा हैं, तो आप इनको ससम्मान वापस भेजने का काम किए। ऐसी एक कंडीशन हुई थी उस टाइम, और भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हमारी एयर इंडिया जाएगी वहां पर, और वो वहां से उन हमारे बच्चों को लेकर के आएंगे। ये देख करके बड़ा दुख लगा। आज फिर जो शनिवार को दिल्ली में ये लगभग 54 नौजवान युवाओं को भेजने का काम किया, उनके हाथों में और पैरों में भी उसी प्रकार से हथकड़ियां और जो बेड़ियां लग करके ये आए हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, चिंता का विषय है। ऐसा नहीं ठीक है, सरकार को स्टेप लेना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथी ने कहा कि रूल हमने बहुत बनाए हैं, रूल बनाना वर्सेस रूल को लागू करना, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पराग जी, रूल तो पहले भी थे। पहले कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट कहता था कि जाओ घुस जाओ अमेरिका में, जाओ घुस जाओ कनाडा में, जाओ घुस जाओ ऑस्ट्रेलिया में? कोई स्टेट नहीं कहता था, कोई गवर्नमेंट नहीं कहती थी। रूल पहले के थे कि आप लीगल तरीके से जाइए, कानूनी तरीके से जाइए, और अपना जो ना वीजा वगैरह लगा करके तब जाने का काम करें। लेकिन पहले लोग जाते नहीं थे, रूल थे, रूल पहले भी थे, लेकिन लागू करना उनको अति आवश्यक होता है। यदि आप उनको लागू नहीं करोगे, रूलों की किताब बना बना करके रखोगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में रूल तो बनाते हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी रूल को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जो लालची लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं, और युवाओं को बहका करके, फुसला करके, और उनसे मोटी मोटी रकम ठीक है सर, उनको ठीक है। अजय मल्होत्रा जी, सवाल ठीक है सर, ठीक है सर। अजय मल्होत्रा जी, राम राजीव शर्मा कह रहे हैं कि हम कठोर नीतियां बना रहे हैं, हम सख्त नियम बना रहे हैं ताकि कोई ऐसा आगे से ना करे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि साहब रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के रूट का इस्तेमाल युवा कर रहे हैं। एक सवाल इन सबके बीच में सर जन्म ले रहा है कि अब वापस लौटे इन युवाओं को सजा मिलनी चाहिए या पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए? देखो, इनको तो सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। खैर, ये सजा तो बहुत ले चुके हैं, अब तो इनके पुनर्वास की जरूरत है। और जहां तक कानून की बात है, ये रेड्डी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और सुखबीर जी ने भी जैसे ये कहा कि भाई नौकरियां हमें नई से ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी। अब देखो ना, हमारी तो खुद की गवर्नमेंट रशिया और इधर आपके इजराइल नौकरियों के लिए भेज रही है, तो ये कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। ये एक मेरे हिसाब से सस्ती लोकप्रियता वाली बात है कि आप अपने यूथ को ऐसे देशों में भेज रहे हो जो कि पहले ही युद्ध में फंसे हुए हैं, और वहां बच्चे चले गए और वहां वो जाके उनको सेना ने बॉर्डर पे लड़ाई शुरू करवा दी उनसे, और वो तो वहां फंस गए। और ये ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ पर? हमें खुद देखो, कई एक स्ट्रेटेजी नहीं, एक बड़ी वास्ट स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी। एक तो बच्चों के लिए नए से नए रोजगार पैदा करने होंगे, दूसरा कानून को सख्त बनाना होगा। कानून नो डाउट सख्त है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे जो लोग ये एजेंट हैं इन पे इतनी सख्ती कीजिए। सरकार चाहे तो ऐसी बात नहीं है, सरकार चाहे तो अगर जो आपकी ऑफिशियल मशीनरी है
अगर वो चाहें तो उनको सख्ती से लागू कर सकते हैं और ये आगे से नाम ही नहीं लेंगे किसी बच्चे को बाहर भेजने का। तो ये सभी को एक कई यानी कि प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाए सरकार, और इसको क्योंकि सरकार स्ट्रेटेजी भी तो तभी बनाएगी ना, अब सरकार खुद ही अपने बच्चों को कभी तो रशिया भेज रही है, कभी इजराइल भेज रही है, कभी लीबिया भेज रही है। ये कोई तरीका नहीं है। इनको खुद पहले तो खुद इन चीजों पर रोक लगाए। आप चमक दमक दिखा रहे हो बच्चों को और वो गलत जगह पर भेज रहे हो, और फिर वो बच्चे क्या होता है जब उनको मौका लगता है तो वो भी फिर अपना गलत की तरफ भागने शुरू हो जाते हैं। तो देखो इसमें कसूर तो सभी का है और इस पे मंथन की जरूरत है, और देश की जो नेतृत्व है उसको इस पे मंथन करना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बच सके। रामराजी शर्मा जी, सवाल ये है कि अगर चकाचौंध बच्चे देख रहे हैं, वो अच्छी जिंदगी देख रहे हैं, सपने देखना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन सवाल इन सब के बीच में फिर ये भी है, क्या कानूनी रास्तों की कमियां बच्चों को नजर आ रही हैं? कुछ रास्ते कठिन हैं कानूनी तौर पर, जो वो इन जोखिम भरे रास्तों को अपना रहे हैं। क्यों वैध तरीका आसान नहीं लग रहा है युवाओं को, जो इस तरीके से युवा जाने को मजबूर हो रहे हैं? देखो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। इसमें और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। अपने बच्चों को माँ बाप समझाएं, और हम भी विनम्र आग्रह कई बार कर चुके हैं। सरकार मदद के लिए तैयार है, और लीगल तरीके से जाएं और चकाचौंध के चक्कर में ना पड़े। और सरकार पासपोर्ट भी बनाने में मदद करती है, सरकार विदेश भेजने में भी मदद करती है। और वो जैसे मैंने बताया, रजिस्टर्ड उसके थ्रू जाएं, एजेंसी के थ्रू जाएं, और इलीगल एजेंसी के थ्रू, इलीगल एजेंट के थ्रू ना जाएं। उससे नुकसान होगा, उनकी जान भी जा सकती है और धन की हानि तो होती है। वो जमीन बेच के जाते हैं या कहीं से पैसे उधार लेके जाते हैं, तो इस तरह का कदम ना उठाएं। और सरकार, जैसे मैंने आपको बताया, सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। ये चमन जो भाई आए हैं, SIT गठित कर दी गई है। इन लोगों से SIT पूछताछ करेगी, और जो जिनके थ्रू ये गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सरकार इन भाइयों के साथ है, इनके परिवारों के भी साथ है, इनके पुनर्वास की भी सरकार कोशिश करेगी। इनकी जो मदद होगी, सरकार हर संभव इनकी मदद करेगी। और जहां तक बात है इलीगल भेजने वालों की, उनके खिलाफ मैंने आपको आंकड़े भी दिए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से ये रोजगार की बात कही इसने कांग्रेस प्रवक्ता ने, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। हरियाणा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। जैसे खरखोदा में IMT लग गई है, और उसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी बहुत आ रही हैं। 10 IMT और लगाई जा रही हैं, और जिसमें हमारा जींद भी शामिल है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा रोजगार अर्जित किए जा रहे हैं, और उनको लोन भी दिया जा रहा है अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए। और पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार नौकरी दे रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। जिसकी 3-3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्चे बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर वो बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है। इनके टाइम में कैसे भर्तियां होती थी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, और मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। उन्होंने मेरिट शुरू किया, बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देना शुरू किया, और उसका अनुसरण हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और हमने करीब 1.25 लाख के करीब ये जो बच्चे कौशल रोजगार निगम में हैं, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, और ठेकेदार, मुख्यमंत्री अपना चेता ठेकेदार अपॉइंट करता था, और वो ठेकेदार पैसे लेकर भर्ती करता, 2-4 महीने रखता, 6 महीने रखता, फिर उसको बाहर निकाल देता। ना उसका PF ESI जमा कराता, ना उसकी सैलरी देता, फिर दोबारा फिर ऐसे ही भर्ती कर लेता, फिर ऐसे ही भर्ती कर लेता। हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करी, कौशल रोजगार निगम लेकर आए, और ये 1.25 लाख के करीब बच्चे ये वो हैं जो कौशल रोजगार निगम में थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले इन बच्चों को वायदा किया था कि भाई मैं, जैसे हमारी पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2nd टाइम के लिए मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था, भाई इनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था उस टाइम में, भाई भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, पहले मैं इन बच्चों को रोजगार दूंगा,
और वो स्पेशल विधेयक उनके पक्ष में लेकर आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। और उन्होंने ये भी वायदा कराया था उस टाइम में इनका भर्ती रोको गैंग, कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग, उसने उस टाइम में माननीय हाई कोर्ट से स्टे करके करीब 24,500 बच्चों की भर्तियां रुकवा दी थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था भाई मेरी सरकार, भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बाद में पदभार ग्रहण करेगी, मैं भी पदभार ग्रहण बाद में करूंगा, पहले इन बच्चों का रिजल्ट आउट करूंगा, इनको रोजगार दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी है, उन्होंने ऐसा ही किया और हम और भी ज्यादा भर्ती कर देते। ये कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग है, कोई न कोई नुक्ताचीनी करके माननीय हाईकोर्ट से स्टे ले लेता है और फिर भी आज तक जितनी सरकारें रही हैं सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर दिया। समान विकास कार्य हमारी सरकार ने कराए और हमने ये भी नहीं देखा कि भाई एमएलए दूसरी पार्टी का हो, फिर भी हमने मेरिट का आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवाए। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है सर, ठीक है। ये स्लोगन सर बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक मिनट सर रुक जाइए। अब रामराजी शर्मा जी, सर ये स्लोगन आप तमाम बखान कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट सर। रामराजी शर्मा जी, आज की टॉपिक पर ही रहिए। इन सब बातों के लिए बहुत दिन है, चर्चा तमाम होती है, विकास पर भी होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर भी हम चर्चा करते हैं। सवाल एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए रामराजी शर्मा जी, रुक जाइए सर, इतना लंबा मत बोलिए प्लीज। सवाल वही है ना, आपका विपक्ष सवाल बार बार वही उठा रहा है सर कि अगर आप यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर बाहर जाने की जरूरत युवाओं को क्यों टंकी रूट से पड़ रही है। सवाल वही है, घूम फिर कर वही आ रहा है। तो इस पर हमें सोचने की जरूरत है कहाँ पर कमियां हैं, क्योंकि अगर इस तरह की कमियां आगे भी आई सामने तो शायद ये युवाओं के आत्मविश्वास को कमजोर भी कर रहे हैं। मैं सुखवीर जी तंवर जी के पास जा रहा हूं। तंवर साहब, क्या विदेश जाना ही सफलता है? ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पर अब युवा इसको अपना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों इस तरह का रास्ता में अपनाना जो कि जोखिम से भरा हुआ है? और मैं फिर वही सवाल करूंगा सर, जो युवा 25-30 लाख रुपए, 35-40 लाख रुपए तक खर्च करके अवैध तरीके से जाने को मजबूर है, क्या कोई मजबूरी उसके सामने हो सकती है? तंवर साहब देखिए प्राग, जिस प्रकार से युवाओं के सामने जो अवसरों की कमी है और इसी के दृष्टिगत खास तौर पे उत्तर भारत का जो युवा है, उसमें पंजाब भी है, उसमें हिमाचल भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें राजस्थान भी है, ये बहुतायत में विदेश जाने के ज्यादा प्रयास में है। और इन सारी जगह पे मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है, जो पहले आए उनका भी, जो अभी जो डिपोर्ट होकर युवा साथी आए उनका भी। और आज कबूतरबाजी पे सख्त अंकुश समय की प्राथमिकता है और युवाओं का जो एक रोजगार का विषय है, रोजगार सृजन पे विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, जो हमारी भारतीय सेनाओं में हर वर्ष 70 से 80 हजार की भर्ती होती थी, इन महानुभावों ने उस 70 से 80 हजार की भर्ती को अग्निवीर के माध्यम से वो टोटल 50,000 और उसका 25% यानी के 80,000 के स्थायी रोजगार को मात्र 10,000 पे समेट दिया। ये रोजगार सृजन नहीं कर रहे हैं, ये रोजगार को बर्बाद कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो ये इस कच्ची नौकरी की बात करते हैं, अरे जो सरकारी विभागों में जो पक्की वैकेंसीज हैं, आखिर उनको क्यों नहीं भर रहे हैं? और जो ग्रुप बी की पोस्ट भरी गई हैं, जिस प्रकार से हरियाणा से बाहर के युवाओं को उसमें भर्ती किया गया, तो निश्चित तौर पे सारे ऐसे कारक हैं प्राग, जो हरियाणा प्रदेश का युवा सरकार से उन्मुख होकर अपना सब कुछ बेच के विदेश जाने की फिराक में, क्योंकि पुनः बात वही आती है, यहाँ अवसरों की कमी है और ये एक प्रमुख कारण है। ठीक है विजेंद्र रेणु साहब, एक बार फिर से मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा कि आपका मानना क्या है इस विषय में? क्या विदेश जाना ही सब कुछ है? हम लाखों रुपया खर्च करके विदेश में सेटल होना चाहते हैं, क्या परिवार भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं? बच्चे कहीं ना कहीं अनभिज्ञता कर रहे हैं, जागरूकता की उनके अंदर कमी आ रही है
और अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे बार बार तो फिर ये आत्मविश्वास में कमी भी है, क्योंकि आप लोग तो बार बार रोजगार का सवाल भी उठा रहे हैं और उधर से डंकी रूट के जरिए जो युवा जा रहे हैं उनको वापस डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अब युवा तो बीच में सर सोच रहा है कि करें तो करें क्या। हाँ पराग जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से और उनके पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे बाहर भेजने ही हैं तो उनको बिल्कुल 100% लीगल तरीके से ही भेजे, जरा सी भी उसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अन्यथा जो आप 25 से 30 लाख या 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को विदेशों में भेजने का काम करते हैं, ये पूर्णतः ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर प्राज्ञित इतनी बड़ी पूंजी में आप कहीं भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और रोजगार की कमी यहाँ भी नहीं है। करने वालों के लिए यहाँ भी रोजगार बहुत है। जिस परिवार की कैपेसिटी है कि वो 25 से 30 या 40 या 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, तो उनको यहाँ पर भी काम करवाया जा सकता है। लेकिन एक बिल्कुल सच्चाई, जो धरातल की सच्चाई है प्राग जी, क्योंकि हम समाज के बीच में ही रहते हैं, बच्चे भी आजकल जिद करते हैं और माँ बाप को मजबूर करते हैं कि नहीं मुझे तो जाना ही जाना बाहर है, मैंने तो रहना ही नहीं, मैं तो अमेरिका ही जाऊंगा, मैं तो यूके ही जाऊंगा। क्योंकि उसको कुछ साथी लोग, चाहे वो एजेंट उनको कह लीजिए, वो ऐसे चश्मे चढ़ाते हैं, ऐसे सजब बाग उनको दिखाते हैं और वो अपने मन में ठान लेते हैं और माता पिता मजबूर होकर के उसका जाने का प्रबंध करने का काम करते हैं। तो इस कार्य के लिए जो दोषी है उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा, भाई आप किसी का घर मत उजाड़ो अपने चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए, किसी के बच्चों को उनसे अलग मत करने का काम करो। आप अपना धंधा कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन लीगल कर लीजिए और जो जेन्युइन बातें हैं वही बातें आप लोगों को करने चाहिए। अन्यथा आपको ये बहुत गलत, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात देखिए, अभी बात चली कि इनका पुनर्वास होना चाहिए। पराग जी, सिंगल एक व्यक्ति हमें ये बताए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मैं बात करना चाहूंगा, कि जो इस प्रकार से डिपोर्ट होकर के आए हैं और सरकार ने को प्रयास किया है उसका पुनर्वास करने का। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, पुनर्वास की तो बात छोड़िए, उनके जो जेन्युइन हक बनता है और जो उनको भेजने के लिए प्रॉफिट कमाया गया है किसी भी एजेंसी के माध्यम से कम वो पैसा, कम से कम प्रॉफिट तो जरूर उनको रिटर्न करवा दे, ताकि वो अपना फिर से स्वयं अपना पुनर्वास करने में कामयाब हो सके। इतनी मदद यदि सरकार कर देगी तो भी मैं मानूंगा सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है। पुनर्वास तो जब करेंगे ये, जब हरियाणा में इतनी बेरोजगारी फिर रही है, उन्हीं को तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, जो वहां से डिपोर्ट होकर के आए हैं उनको पुनर्वास करना कहाँ सरकार क्या करेगी? उनको तंग ना करे और जो जेन्युइन हो, जिन एजेंटों के थ्रू ये गए हैं, जिन्होंने इनसे पैसा लूटने का काम किया, उनसे भी जो उचित उन्होंने जो प्रॉफिट लिया है, जो जेन्युइन मनी है, वो इनको वापस दिलवाने का काम करे, ताकि उसके साथ ये अपना स्वयं का पुनर्वास कर सके। देखिए, बाहर जाने के लिए प्रयास कई टेक्निकल बातें हैं और ये लोग, बच्चों की मजबूरी, बेरोजगारी तो है ही है। अगर लीगल तरीके से जाते हैं तो उसके लिए आईलेट्स वगैरह के टेस्ट क्लियर करने होते हैं, जिसको हर बच्चा क्लियर नहीं कर पाता और वो उनसे बचता है, इसलिए वो डंकी का रास्ता इसलिए भी अपनाते हैं। तो सरकार को इस प्रकार के टैक्सों में रिलैक्सेशन बच्चों को दिलवाना चाहिए और जो बाहर जाने के रूल रेगुलेशन है उसमें उनको ढिलाई देनी चाहिए, उनका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, ताकि इस ज्यादा जटिलता से डर करके जो बच्चे डंकी का रास्ता अपनाते हैं वो अपने एक सही तरीका अपनाए। यदि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होगा और टेस्ट वगैरह में कुछ कंसेशन होगा या इजीनेस उसमें आएगी, तो बच्चे निश्चित तौर पर जिसको भी जाना होगा वो फिर अपना सही रास्ता अपना करके सही रास्ते के द्वारा जाना पसंद करें। ठीक है अजय जी, सवाल मेरा ये है, जो रेडू साहब कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या ये सिर्फ शो ऑफ के लिए बन गया है कि हम विदेश में जाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा? क्या इसके लिए सख्त कानून की जरूरत है या फिर सामाजिक सोच बदलने की जरूरत है कि अगर हमें जाना है तो रास्ता सही होना चाहिए, डंकी रूट नहीं? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है अजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। मैं रामराज जी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। सर, क्या सामाजिक सोच बदलने की जरूरत है और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे या फिर जा रहे हैं?
चूंकि सख्त कानून की बात तो आप कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ सख्त कानून से क्या काम चल सकता है, या लोगों की सोच को भी बदलना होगा, लोगों को समझाना होगा, बताना होगा सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि कभी कभी बच्चों के जिद के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ जाता है। रेडू साहब ने अभी कहा कि बच्चे जिद करते हैं जाने की, लेकिन उनको इतनी समझ शायद नहीं हो पा रही है कि रास्ता क्या सही है क्या गलत है। देखो, रेडू साहब ने ये बात ठीक कही है, वह बच्चा जिद्दी कर लेता है और इसमें और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं सामाजिक संगठनों से भी विनम्र आग्रह करूंगा और प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन से भी मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि इस तरह का कदम हमारे बच्चों को ना उठाने दें और बच्चों को समझाएं और वो लीगल तरीके से ही विदेश जाएं और इलीगल तरीके से ना जाएं। इसमें और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, इनके पुनर्वास के लिए जो संभव होगा सरकार इनके साथ है, जो संभव होगा सरकार करेगी और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दिया गया है और जो इस तरह के एजेंट है वो पकड़ के हमने भीतर भी कर दिए हैं और जो हैं उनको उनके साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी और जिस तरह से सरकार ने कानून बनाया है उससे कमी भी आई है और मैं समझता हूं इसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेंगे। ठीक है सर, और हम उम्मीद ये भी करेंगे कि शर्मिंदा होने की बजाय चेतावनी का उदाहरण ऐसे युवाओं को बनना चाहिए। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी खास मेहमानों का, चूंकि वक्त मुझे इस चर्चा के लिए अभी इतनी ही इजाजत दे रहा है। तो डंकी रूट गलत रास्ता है, ये डिपोर्टेशन बता रहा है कैसे युवाओं को वापस भेजा गया, उनको यातनाएं दी गई और कठिन परिस्थितियों में वहां पर ये युवा रहे हैं। और ये आगे आने वाले वक्त में ऐसे युवाओं को चेतावनी भी होनी चाहिए जो कि विदेश जाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या पैसे से ज़्यादा सिर्फ नाम की चिंता युवाओं को सता रही है? इसलिए विदेश का ऑप्शन है। अगर लाखों रुपया खर्च करके युवा गलत तरीके से विदेश जा सकते हैं तो क्यों ना अपने शहर में, अपने प्रदेश में ही कोई अच्छा काम कर लें, कोई व्यापार कर लें। ये एक सामाजिक सोच भी बदलने की ज़रूरत है। और अगर आपको बाहर जाना है तो फिर सही रास्ता अपनाना चाहिए। हम शासन और प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि सख्त कानून के साथ सामाजिकता भी बहुत ज़रूरी, सामाजिक सोच को बदलने की ज़रूरत है ऐसे युवाओं के लिए खास तौर पर। और उम्मीद ये करेंगे उन सामाजिक संगठनों से भी कि ऐसे युवाओं को लेकर जागरूकता ज़रूर समाज में आनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।